हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो फिर जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पर जो हमारे स्टेट में पीआरटी, टीएसटी या पीएचटी में जो हमारा सीडीपी पोर्शन आएगा 30 नंबर का, उसकी हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, मॉडल टेस्ट पेपर। आपने पिछली आपने सभी वीडियो देख ली होंगी। अगर नहीं देखी है तो मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हो। मॉडल टेस्ट पेपर या मैंने चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई है। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का मॉडल टेस्ट पेपर। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है। क्रेटिनिज्म, ADHD, डिसलेक्सिया, ऑटिज्म। तो कौन सी विकृति है जो अधिगम अक्षमता का प्रकार है, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी का कौन सा है, डिसलेक्सिया, यानी कि जिसमें पढ़ना अच्छी तरह पढ़ा नहीं जाता ना, तो वो है हमारा डिसलेक्सिया। तो क्या ऑप्शन होगा इसका, सी। अभी सेकंड क्वेश्चन, कुसमायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है। तो कुसमायोजन का कौन सा तत्व है जो विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है। तनाव, कुंठा, चिंता, दबंधव। तो कौन सा होगा, दबंधव, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट। डी ऑप्शन क्या है मेरा राइट है। अभी देखिए थर्ड क्वेश्चन, जे फिगलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है। चिंतन में समानुभूति, समस्या के बहुविध उत्तर, चिंतन में लचीलापन या चिंतन में मौलिकता। तो जे फिगलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है। कौन सी नहीं है, चिंतन में समानुभूति, यानी कि एम्प्टी इन थिंकिंग। तो ये ऑप्शन क्या है मेरा राइट हो जाएगा थर्ड का। अभी ट्राइसोमी 21 को कहा जाता है। तो ट्राइसोमी 21 को क्या कहते हैं, क्लाइनफेल्टर लक्षण, सिकल सेल रोग, टर्नर लक्षण, डाउन लक्षण। तो ट्राइसोमी 21 को क्या कहा जाता है, डाउन लक्षण, यानी कि डी ऑप्शन क्या 4 का राइट हो जाएगा। फिफ्थ देखिए, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है। कौन सा, पाठ्यक्रम की समृद्धि, उपचारात्मक अध्यापन, श्रेणीउन्नति, विशेष कक्षाएं। तो प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है। पाठ्यक्रम की समृद्धि, ये तो होता है, श्रेणीउन्नति ये भी ठीक है, विशेष कक्षाएं ये भी ठीक है, पर उपचारात्मक अध्यापन ये नहीं होता। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा राइट हो जाएगा। अभी 6 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है। कौन सा है जो कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है। स्वास्थ्य, उम्र एवं जेंडर, परिपक्वता का स्तर, अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था, विषय वस्तु की अर्थपूर्णता। तो कौन सा है जो सीखने में, कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है। कौन सा है, अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था, इनकी सी ऑप्शन क्या है मेरा राइट हो जाएगा। ठीक है, 6 का। 7 देखिए, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। कोहलर के द्वारा, जीरोम ब्रूनर के द्वारा, मार्टिन सेलिगमैन के द्वारा, एरिक एरिक्सन के द्वारा। तो अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत हमारा किसने दिया था, कोहलर ने दिया था ना। तो वोल्फगैंग कोहलर क्या हो गया मेरा 7 का ए ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, अभी 8 क्वेश्चन देखिए, अधिगम के समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा है। अधिगम के समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा है। तार्किक क्रम का अनुसरण, संप्रत्यय तथा नियमों का ज्ञान, निष्पादन का सत्यापन या क्रियाविधि का प्रदर्शन।
तो कौन सा है जो अधिगम के समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण है? कौन सा है? निष्पादन का सत्यापन, यानी कि 8 का सी ऑप्शन क्या मेरा राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी 9 क्वेश्चन देखिए। समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? अब्राहम मास्लो, कार्ल रोजर, सिगमंड फ्राइड, जीन पियाजे। तो समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सिगमंड फ्राइड के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन क्या है मेरा 9 का राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी 10 देखिए। निम्न में से कौन सा थोंडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है? तत्परता का नियम, साहचर्य का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो कौन सा है जो थोंडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है? कौन सा नहीं है? साहचर्य का नियम। ठीक है, बी ऑप्शन क्या है मेरा 10 का राइट हो जाएगा। अभी 11 देखिए। निम्न में से कौन सा शिक्षण के सत्रों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है? बोध स्तर, स्मृति स्तर, प्रदर्शन स्तर, चिंतन स्तर। तो कौन सा है जो शिक्षण के सत्रों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं है? प्रदर्शन स्तर नहीं है। 11 का बी ऑप्शन क्या है मेरा राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी 12 पर चलते हैं। देखिए 12 में मेरा क्या दिया हुआ है? डवाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई? सूक्ष्म शिक्षण, दल शिक्षण, मस्तिष्क विप्लव, अंतःक्रिया शिक्षण। तो डवाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई थी? कौन सी की गई थी? सूक्ष्म शिक्षण विधि। ठीक है, ए ऑप्शन क्या 12 का राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी 13 देखो। अभी प्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? अधिगम, पुरस्कार तथा संतुष्टि, आवश्यकता, अंतर्नोद तथा प्रोत्साहन। अभिप्रेरणा, लक्ष्य तथा प्रतिपुष्टि, उपलब्धि, अनुमोदन तथा संबंधन। तो अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से होंगे हमारे? नीड, ड्राइव एंड इंसेंटिव। यही होता है ना, इसको इंग्लिश में याद रखना क्योंकि हिंदी में और कुछ भी मीनिंग दे देता है। ठीक है, यानी आवश्यकता, अंतर्नोद तथा प्रोत्साहन। ठीक है, अभी 14 देखिए। निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरण का उदाहरण है? उपलब्धि की आवश्यकता, चिंता, आकांक्षा स्तर, पुरस्कार। तो कौन सा है जो बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? कौन सा है? पुरस्कार। ठीक है, इनकी डी ऑप्शन क्या 4 का राइट हो जाएगा। अभी 15 क्वेश्चन देखिए। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? विश्वसनीयता, मूल्यांकन, वैधता, वस्तुनिष्ठता। तो उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? विश्वसनीयता होती है, वैधता ये भी होती है, वस्तुनिष्ठता ये भी होती है, पर मूल्यांकन नहीं होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या मेरा राइट हो जाएगा। अभी 16 देखिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया था? ये एनसीएफ की फुल फॉर्म भी आ जाती है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को कब प्रस्तावित किया था? 2001, 2004, 2005, 2008। कब किया था? 2005 में। ठीक है, अभी 17 देखिए। आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? उपलब्धि, सतत, नैदानिक, उपचारात्मक। तो कौन सा है आकलन का प्रकार जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? उपलब्धि होता है यानी कि अचीवमेंट, कंटिन्यूअस सतत होता है, रेमिडियल उपचारात्मक ये भी होता है, पर क्लिनिकल नहीं होता यानी कि नैदानिक।
तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, 17 का राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी 18 देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है क्रियाविधि, नैदानिक, विवरणात्मक, रूपांतरकारी। तो क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है, कौन सा है, रूपांतरकारी। यानी कि 18 का डी ऑप्शन क्या मेरा राइट हो जाएगा। अभी 19 देखिए, जीन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है कहा जाता है, क्या कहते हैं उसको, कार्योटाइप, आरएनए, एलील, ऑटोसोम्स। तो जीन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है, उसको क्या बोलते हैं, एलील। 19 का क्या मेरा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अभी 20 देखिए, सिगमंड फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है, फैलिक अवस्था, एनल अवस्था, लेटेंसी अवस्था, ओडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था। तो सिगमंड फ्राइड ने कौन कौन सी दी थी, फैलिक स्टेज भी दी थी, एनल स्टेज भी दी थी, लेटेंसी स्टेज दी थी, है ना, पर ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था ये नहीं थी। तो सी ऑप्शन क्या होगा, 20 का राइट हो गया मेरा। ठीक है, अभी 21 देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है, स्कीमा, अधिग्रहण, आत्मसात्करण, व्यवस्थापन। तो जीन पियाजे ने कौन सी विकास के सिद्धांत दिए थे, स्कीमा दिया था, एसिमिलेशन भी दिया था, एक्विजिशन भी दिया था, पर एकोमोडेशन दिया था, पर एक्विजिशन नहीं दिया था, है ना। बी ऑप्शन क्या हो गया मेरा 21 का राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी 22, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो किसने किया था अपना मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, रॉबर्ट जे हैविघर्स ने, लॉरेंस कोलबर्ग ने, एलिजाबेथ हरलोक ने, लेव वाइगोत्स्की ने। लेव वाइगोत्स्की ने तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था ना, तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, कोलबर्ग ने। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो गया 22 का मेरा राइट हो गया। 23 क्या है, व्यवसाय चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को निम्न द्वारा समझाया जाता है, किसके द्वारा समझाते हैं, संज्ञानात्मक योग्यताओं में अंतर, स्वभावगत प्रवृत्तियाँ, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अंतर या अभिक्षमता में अंतर। तो व्यवसाय चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को निम्न द्वारा समझाया जाता है, किसके द्वारा, अभिक्षमता में अंतर। यानी कि 23 का डी ऑप्शन क्या हो गया मेरा राइट हो गया। ठीक है, अभी 24 पर चलते हैं। देखिए 24 में क्या दिया हुआ है, बाल विकास में वातावरण की भूमिका के द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित होती है, स्वभावगत प्रवृत्तियाँ, व्यक्तित्व की प्रकृति, प्राथमिक प्रतिक्रिया के तरीके, आदत निर्माण। तो बाल विकास में वातावरण की भूमिका के द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित होते हैं, क्या होती है, आदत निर्माण। यानी कि 24 का सी ऑप्शन क्या है मेरा राइट हो जाएगा। 25 देखिए, विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है, विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है, विकास परिपक्वता तथा सीखने का परिणाम है, विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, विकास के प्रारूप पूर्वानुमेय होते हैं। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, देखो विकास के प्रारूप पूर्वानुमेय होते हैं, हाँ जी होते हैं। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, हाँ ये भी होती है। विकास परिपक्वता तथा सीखने का परिणाम है, हाँ जी है। विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है, ये मेरा सत्य नहीं है। तो 25 का क्या हो गया मेरा ये ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, 26 पे चलते हैं हम। 26 देखो क्या दिया हुआ है, कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण निदान के लिए वैध है, MMPI,
16 PF EPPS TAT। तो कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक निदान के लिए वैध है? कौन सा है? MMPI। इनकी 26 का ये ऑप्शन क्या है मेरा? राइट है। 27 देखिए, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया गया? द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत या पदानुक्रमिक सिद्धांत? तो रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया गया? कौन सा? त्रिआयामी सिद्धांत। यानी कि 27 का सी ऑप्शन क्या है मेरा? राइट है। 28 देखिए, निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पक्षता परीक्षण है? जालोटा सामान्य बुद्धि परीक्षण, बाटिया बैटरी, आर्मी अल्फा परीक्षण, ड्रा-ए-मैन प्रशिक्षण? तो कौन सा है जो बुद्धि का निष्पक्षता परीक्षण है? कौन सा है? बाटिया बैटरी। यानी कि 28 का बी ऑप्शन क्या है मेरा? राइट है। 29 देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है? सामान्य संभाव्यता, अधिगम समानता, विचलनशीलता, शील गुणों का अंत संबंध है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है? कौन सी नहीं है? अधिगम समानता। ठीक है। इनकी 29 का बी ऑप्शन क्या है मेरा? राइट है। अभी लास्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया? पॉल कोस्टा व रॉबर्ट मैकके, रेमंड कैटल, हैंस आइजेनिक, गोर्डन आलपोर्ट? तो व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी किसने दी थी? आलपोर्ट ने भी दी थी, आइजेंक ने भी दी थी, कैटल ने भी दी थी। तो किसने नहीं दी थी? पॉल कोस्टा में रॉबर्ट मैकके। यानी कि 30 का 1 ऑप्शन क्या मेरा? राइट है। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। रिवीजन करते रहिए, पेपर भी आपका नज़दीक आ गया है। ठीक है, बाय बाय।